नमस्कार। चर्चा के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष शुक्ल। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक बार फिर आपसे राष्ट्रीय महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण, प्रभाव और बचाव के बारे में अपील करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इससे बचाव नहीं है। बचाव के सरकार द्वारा सुझाए तरीकों पर अमल करें, किसी भी प्रकार के भय और अफवाहों से बचें, किसी भी स्थिति में सरकारी सेवाओं की सहायता लें। हम लौटते हैं अपने आज के विषय पर। अक्सर यह देखा गया है कि असहमति और असंतोष पैदा होने पर हम सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति के दुश्मन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे ही करदाताओं की गाढ़ी कमाई से बने प्रतिष्ठान, वाहन या फिर अन्य सार्वजनिक सुविधाएं जिनका हम कल तक उपभोग करते थे, मिनटों में स्वाहा कर देते हैं। हाल ही में सीएए से असहमत के चलते पैदा आक्रोश ने राजधानी लखनऊ में करोड़ों की संपत्ति स्वाहा कर दी। वास्तव में प्रदर्शन के दौरान भीड़ का एक मनोविज्ञान होता है और उपद्रवी तत्व भीड़ के इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाकर शांतिपूर्ण आंदोलन को भी हिंसक बना देते हैं। ये उपद्रवी तत्व कौन हैं? अक्सर भीड़ का फायदा उठाते हैं और अपराध करके भाग जाते हैं। लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने अब इस मामले में अपने पुराने अनुभवों से सबक लिया है और इस कृत्य पर प्रभावी रोक लगाने के लिए निजी संपत्ति क्षति अध्यादेश लागू किया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रभावी हमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कैप्टन एस के द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रिंस लेनिन और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन। आप सबका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बात कैप्टन द्विवेदी आपसे ही हम शुरू करना चाहते हैं। आपका एक प्रशासनिक लंबा अनुभव रहा है। कई बार जो है असंतोष से उपजे उपद्रवियों के आपने व्यवहार को देखा होगा, जिससे सामाजिक क्षति हुई होगी और बाद में अफसोस सबको यह होता है कि यह सार्वजनिक संपत्ति और यह निजी संपत्ति, अगर नुकसान इसका ना होता, कितनी गाढ़ी कमाई चाहे वह निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, बनाई गई थी। लेकिन बार बार ऐसे उदाहरण सामने आते रहे हैं कि जब भी सरकार के किसी फैसले से असहमत हुई तो सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ दिया। कितना जरूरी था इस कानून को बनाना और ले आना? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं, इस कानून की पृष्ठभूमि में देखेंगे जी तो हमारा संविधान है जी। हमारे संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था जी नहीं थी कि अगर सार्वजनिक संपत्ति अथवा व्यक्तिगत संपत्ति को जी किसी राजनैतिक विद्वेष, जी घृणा अथवा किसी अन्य कारण से जी नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। जी 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय समक्ष 2 रिट याचिकाएं प्रस्तुत हुई थीं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऑब्जर्वेशन किया था कि प्रदेश सरकारों को ये चाहिए कि वो इस पर विचार करें कि सार्वजनिक संपत्ति अथवा व्यक्तिगत संपत्तियों पर अगर इस प्रकार की कोई हमला होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। लेकिन सरकारें उस पर उदासीन रहीं। 2009 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में जियाउद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस है, जिसमें भी यही अवधारणा रही और माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी कहा कि प्रदेश सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और इस प्रकार का कोई एक्ट अथवा अधिनियम लाना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति अथवा व्यक्तिगत संपत्ति का नुकसान न होने पाए और अगर होता है तो उस पर कड़ाई से कार्रवाई की जाए। लेकिन 3 चीजें थी साहब, जैसा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर के ये जो पोस्टर्स लगे हुए थे 57 लोगों के अलग अलग जगहों पर लखनऊ में, उसके विषय में ये ऑब्जर्वेशन किया कि कैप्टन द्विवेदी, क्या ये दोनों विषय जिसको उसने नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, और ये दूसरा अध्यादेश अलग अलग हैं या एक को? नहीं, ये दोनों को अगर बाद में देखेंगे तो एक हो जाएंगे जी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने और उसके बाद जब सरकार की अपील हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहां भी ये कहा गया कि संविधान में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है और आर्टिकल 21 जो है जिसमें निजता के अधिकार के विषय में कहा गया है, उसमें भी इसका क्लियर कट वायलेशन हो रहा है। उससे बचने के लिए यह कहा गया कि सरकार को इस प्रकार के प्राविधान करने चाहिए कि वो लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस पर कार्रवाई कर सके और उसी के क्रम में ये अध्यादेश आज आया है। इसके बारे में 3 और मोटी बातें बता दूं। लेनिन साहब बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अनुभवी हैं, और बाकी टेक्निकल दांव पेच उसके वो बाद में बताएंगे। ये ऑर्डिनेंस
उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश होगा भारतवर्ष में जी। जो अपने यहाँ लागू कर रहा है। बिल्कुल। इसके लिए इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि मैं पोस्टेड था इलाहाबाद में जी। जिस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट पे हमला हो गया था, जी। माननीय उच्च न्यायालय परिसर में हमला हो गया था और हम लोगों को भी चोटें आई थी जी। और काफी कुछ किया गया, लेकिन अपने अधिकारों के दायरे में करना पड़ा। ये चीजें प्राविधानित नहीं थी और इस वजह से दिक्कत हुई। जी। अब प्रदेश सरकार एक चीज लाई है तो अपने अधिकारियों को, अपने पुलिस बल को, उनका मनोबल बढ़ा रही है। जी। लेकिन अगर आप गौर करेंगे जी। तो ये जो घटनाक्रम है जी। जो जिसकी वजह से ये पब्लिक प्रॉपर्टी अथवा प्राइवेट प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, जी। उसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे तो कुछ लोग अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जो यहाँ की एक परंपरा रही है जी। करते हैं। जी। और दिक्कत क्या होती है, हमारे पुलिस फोर्स के लोग आप देख लें पिट जाते हैं, बिल्कुल। अस्पताल में भर्ती होते हैं, क्रिटिकली इल होते हैं। अभी एक इंस्पेक्टर मर गया, बिल्कुल आपने देखा दिल्ली में। बिल्कुल। तो हमें ये चीज पहले से कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन लोग उद्वेलित होते जा रहे हैं, पेट्रोल बम्स आते जा रहे हैं, एडवांस तरीके बिल्कुल। आते जा रहे हैं। बिल्कुल कैप्टन साहब, हम चर्चा करेंगे इस बात को और लेकर के इसको थोड़ा विस्तार में जाएंगे, लेकिन जहां तक अध्यादेश का सवाल है, लेनिन साहब इसकी एक थोड़ी सी बिंदु की तरफ जो है कैप्टन साहब ने इशारा किया कि आर्टिकल 21 कितना इस अध्यादेश को सपोर्ट देता है। अशोक जी, जैसा कि ये जो अध्यादेश आज आया है, इसका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टीज मास डिस्ट्रक्शन केस में कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए थे, क्योंकि आमतौर पर ये आज जो लखनऊ में अभी विगत माह जो हुआ है, ऐसे कई प्रदर्शन और उपद्रव इस देश में चारों ओर होते रहे हैं जी। तो उसके दृष्टिगत जब सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था, उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित की जी। उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते वक्त, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति को अथवा सेवानिवृत्त जिला जज को क्लेम्स कमिश्नर अपॉइंट करेगा। उसके हेल्प के लिए एक एसेसर अपॉइंट किए जाएंगे। वो लोग ऐसे उपद्रव, ऐसी आगजनी, तोड़फोड़ जो भी घटनाएं होती हैं, उनके साक्ष्य का संकलन करेंगे। जो भी वीडियो फुटेजेस मिले, सीसीटीवी फुटेजेस मिले, उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन लोग दोषी हैं जिन्होंने ये उपद्रव या क्षति कारित की है। ऐसे लोगों के बारे में रिपोर्ट बना करके सारे सबूतों के साथ वो उस न्यायालय को प्रेषित करेंगे जहां पे इस प्रकरण का संज्ञान लिया गया है। तब वो न्यायालय नोटिस जारी करके उपरोक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। यहां पे देखने वाला यह था कि यहां पे दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आता है कि ये जो एक पोस्टर्स लगाए गए, उस पर जो संज्ञान लिया गया, उसमें उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया कि किस प्रक्रिया के तहत ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है या कैसे हो रही है, उनको दोषी या निर्दोष नहीं बताया था। लेकिन सिर्फ एक ये प्रश्न था कि किस प्रक्रिया के तहत ये पोस्टर्स सार्वजनिक किए गए हैं जिसमें उनकी निजी जानकारियां भी छापी गई हैं। उसके संबंध में सरकार कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई, जिसके चलते एक आदेश आया। उस आदेश को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में भी उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे नहीं हुआ। अब वो पूरा प्रकरण लार्जर बेंच को रेफर किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में कोई कमी या खामी थी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस जी आएंगे, इसका थोड़ा सा तकनीकी पहलू और है, लेकिन चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, दो लोगों की बातों को, प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ता दोनों को आपने सुना। आवश्यकता तो थी इस कानून की, लेकिन क्या कुछ जल्दबाजी में नहीं उठाया गया कदम लगता है? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं उठाया गया, या कि फिर तैयारी पूरी नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं उठाया गया, बिल्कुल प्रक्रिया के तहत उठाया गया जी। और देखिए, हमारे लिए हमारी जवाबदेही, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ नागरिक हैं जी। और उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ नागरिक जी, 23 करोड़ नागरिक की जो आकांक्षा है वो हमारी प्राथमिकता पे थी और वही हमारी प्राथमिकता है।
जी। और हम उसे पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। जनता ने हमको मैंडेट दिया है। जी। तो हमको जो जनमत मिला है, हम अपने जनमत का सम्मान कर रहे हैं। जी। और उस जनमत के सम्मान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसको किया गया है। जी। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा ये किया गया क्योंकि ये सिविल सूट के अंतर्गत हुआ। जी। और ये क्रिमिनल वाला जो साइड है, क्रिमिनल साइड है, वो एक अलग है और सिविल अलग है। तो जो सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान किया गया, व्यक्तिगत संपत्तियों को जो नुकसान किया गया, उसको लेकर ये व्यवस्था दी गई। जी। आज आप देखें कि पूरे देश भर में, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, देश भर में सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि बिल्कुल नकाब उतारने का जो काम हुआ है वो बिल्कुल शानदार काम हुआ है। ये इसमें कोई दल की बात नहीं है, कोई विचारधारा की प्रतिबद्धता की बात नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। उत्तर प्रदेश में, जिस प्रदेश में 5 जिले में बिजली आती हो, पूरा प्रदेश अंधकार में रहता हो, जिस प्रदेश में विकास के पथ बनाने की बात हो, लेकिन वो चाहे उसकी लंबाई बढ़ जाए, लेकिन और कोई बड़ा शहर ना छुए, लेकिन हम तो खुद के लिए विकास करेंगे। तो आज जब उत्तर प्रदेश में विकास की धारणा को बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। हम तो शौचालय देते हैं, हम शौचालय देते हैं, हम आवास देते हैं, हम बिजली का कनेक्शन देते हैं, हम गैस का कनेक्शन देते हैं। हम जो भी विकास कार्य करते हैं, हम भेदभाव के साथ नहीं करते। हमारा तुष्टीकरण किसी का नहीं, सबका साथ सबका विकास हमारी प्रतिबद्धता है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। आज देखिए जिस तरीके से, अब क्या करें, सब मैं उसमें शामिल नहीं था। फेसबुक पर आपके नाम से सब कुछ चल रहा है, आप फेसबुक लाइव कर रहे हैं, कह रहे हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर एक सज्जन एक दिन कह रहे थे कि साहब 2 तरीके के लोग थे, एक तो हमारे जैसे लोग थे, दूसरे पत्थर फेंकने वाले लोग थे। मैंने भी आंदोलन का नेतृत्व किया है। जब मैं आंदोलन का नेतृत्व करता हूं आशुतोष जी, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो आंदोलन हिंसक ना हो, उस आंदोलन में कोई बस ना जले, उस आंदोलन में किसी की ओबी बैन ना जले। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल। मैं कैसा नेता हूं? मैं किसका नेतृत्व कर रहा हूं? मेरे आंदोलन में आके कोई दूसरा आके कुछ भी कर जाएगा क्या? और अगर दूसरा करके जाता है तो प्रिंस लेनिन जी अधिवक्ता हैं। देखिए, अगर आप भीड़ में हैं और भीड़ के द्वारा कुछ होता है तो जिम्मेदारी सबकी हुई है, और इसके आधार पर लोगों को माननीय न्यायालय के द्वारा सजाएं भी हुई हैं। भारत में कोई ऐसा नहीं है नया काम हो, सजाएं हुई हैं। क्योंकि आप अगर भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं और वो भीड़ कुछ भी कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में आप किसी से भी पूछ लीजिए, अब जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है कुछ, अब वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण वो कहेंगे हमारा क्यों हाथ लगा दिया। आप फेसबुक लाइव करोगे, आप घर पे मीटिंग करोगे, आप उद्वेलित करोगे, आप माहौल खराब करने का काम करोगे। क्या मैं तो प्रशासनिक अधिकारी हूं, मैं तो रंगकर्मी हूं, क्या क्या नहीं मुखौटे लगा के घूम रहे हैं। हमने वो नकाब उतारने का काम किया है, और इस नकाब उतारने के काम को पूरे देश का जनमत हमको मिला है, पूरे देश भर से हम लोगों को। और हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जो लॉ एंड ऑर्डर जिनकी प्राथमिकता है, भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करती है। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रमोहन द्विवेदी जी, साफ तौर पर चंद्रमोहन जी की कहना है कि उनकी लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो प्रतिबद्धता है और उस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कई बार प्रधानमंत्री ने भी इस बात को इंगित किया कि हमारे कई सारे पुराने कानून, हमारे कई सारे पुराने रवैये वो अब आज लागू नहीं होते हैं, तो उनको बदलने की ज़रूरत है। नया ऑर्डिनेंस आता है, आलोचना इसकी भी होगी, इसकी तमाम बिंदुओं पर आलोचना होगी। प्रिंस लेनिन जैसे अधिवक्ता उसमें खामियां क्या हो सकती हैं उसको भी निकालेंगे। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब ये पोस्टर लगाए गए, ये कितने उपद्रवी हैं कितने नहीं हैं, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन अगर सरकार ने और उसकी एजेंसी ने जांच करके कह दिया कि नहीं साहब ये जो है आंदोलन में शामिल थे, और अगर शामिल थे उनसे क्षतिपूर्ति का दावा वसूला जा रहा है, हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इसको विचार के लिए ले आता है और कहता है कि ये पोस्टर नहीं लगाए जाने चाहिए, या लगाए तो कैसे लगाए। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार मामले को लेके जाती है, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे तो नहीं करते हैं, लेकिन सरकार के भी फैसले को विचार करने के लिए ऊपर की एक बेंच को भेज देते हैं। देखिए, 2 चीजें समझ लीजिए। अभी जो प्रिंस लेनिन ने बात की, मैं पहले उसको आगे बढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल। जो 2007 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था, उसमें उन्होंने प्रसिद्ध न्यायविद फॉली नरीमन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, और 2009 में जब कमेटी बनी, सर्वोच्च न्यायालय को ये मैटर जब
इलाहाबाद हाई कोर्ट से रेफर हुआ था। जी। तो ऑनरेबल जस्टिस थॉमस जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जी। हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। तो उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी थी जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जी। उसमें इस प्रोसीजर को स्पष्ट किया था जी। कि ये किस प्रकार से किया जा सकता जी। है। उन्होंने ये नहीं कहा, जैसा चंद्रमोहन जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं जी। कि कानून व्यवस्था को स्टैब्लिश करने के लिए, लोगों में विश्वास लाने के लिए इस प्रकार की जरूरत है, इस प्रकार के ऑर्डिनेंस की। जी। लेकिन प्रक्रियात्मक तरीका जो था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, चाहे वो जस्टिस थॉमस की रिपोर्ट रही हो, चाहे वो फॉली नरीमन साहब की रिपोर्ट रही हो, उसमें यह दिया था कि एक रिकवरी ट्रिब्यूनल बनेगा। आप स्वयं केस का संज्ञान लेकर के और स्वयं किसी को दोषी ठहरा करके और स्वयं उसके ऊपर दोषारोपण मतलब उसके ऊपर फाइन नहीं लगा सकते। जी। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि रिकवरी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसमें या तो हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होगा या एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और उसके साथ एक एसेसर बैठेगा जो इवैल्यूएट करेगा, इवैल्यूएटर जिसको कहते हैं, जी। कि कितना डैमेज हुआ और क्या उसकी किसकी जिम्मेदारी है। कैप्टन साहब, एक मिनट आपको रोकेंगे। जो सरकार का अध्यादेश है, दावा अभिकरण इन्होंने बनाया है, जिसको सिविल न्यायालय के बराबर जो है मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। और ये जो कार्य करेगा, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसर्निंग हाई कोर्ट काम करेगा। इसमें ये दिया गया है गाइडलाइंस में कि ये जो रिकवरी ट्रिब्यूनल होगा, इसका नियंता जो होगा, इसका कंट्रोलिंग बॉडी जो होगा, वो माननीय उच्च न्यायालय होगा। वहां की चीफ जस्टिस साहब जो है किसी जज को या तो नामित करेंगे या स्वयं सुपरवाइज करेंगे, ताकि इसमें पूरी पारदर्शिता बनी रहे। केवल एक ऑब्जर्वेशन ये था, ये बहुत बोल्ड स्टेप उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, लेकिन ये कार्य पहले हो जाना चाहिए था। चूंकि हमारे यहां देख रहे हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी दुरूह समस्याएं हैं। बुंदेलखंड की प्रॉब्लम अलग है, वेस्टर्न यूपी की प्रॉब्लम अलग है, ईस्टर्न यूपी की प्रॉब्लम अलग है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश अलग है, 4 अलग अलग प्रदेश एक प्रदेश के अंदर रह। तो ये चीज होनी चाहिए और ये हमको बल देती है, हमको प्रशासनिक अमले को मजबूत करती है, ताकि हम चौराहे पर जाके पिटे ना। लेकिन इसके साथ जो प्रक्रियात्मक ढांचा है उसको भी लागू करना चाहिए था। ये जो थोड़ा सा हो गया कि ये जो 57 फोटोएं लगी हैं, इसको एक बार ये एसेस हो जाना चाहिए था। कलेक्टर साहब को, अगर कलेक्टर साहब ने एसेस किया है तो उसको देख लेना चाहिए था, या एक कमेटी बना करके जिसमें कोई जुडिशियल ऑफिसर भी होता। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दीबाजी में उठाया हुआ कदम है। उस समय शायद इसकी आवश्यकता थी ताकि इसको दंगाइयों को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए ये किया गया होगा। इसमें आगे जो प्रक्रिया है वो फॉलो होनी चाहिए और ये बिल्कुल सही कदम है। प्रिंस जी, कितना सहमत हैं कैप्टन साहब की बात से? नहीं, बिल्कुल सहमत हैं कि देखिए, जो भी दोषी हैं दंगे के, उनको कहीं से भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं किसी राजनीतिक दल के उससे कोई बात नहीं करता, लेकिन हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा बात एक आती है, बार-बार उसकाएंगे कि उनकी बात कही है। नहीं, वो उनका कार्य है, मैं अपना कार्य करता हूं। तो जो एक प्रमुख इस देश के संविधान के तहत, इस देश के कानून के तहत एक जो प्रावधान है कि किसी निर्दोष को गलत सजा नहीं मिलनी चाहिए, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जल्दीबाजी में किए गए कार्य अक्सर कहीं ना कहीं निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर गाज गिरा देते हैं। तो जो ये प्रक्रिया आज अपनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, पहले इस अध्यादेश को लाते, पूरा ट्राइब्यूनल स्थापित करते और उसके बाद ये जो दोषी व्यक्ति हैं इनको ट्राइब्यूनल के द्वारा चिन्हित करके, एविडेंसेस कलेक्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई होती, इनके खिलाफ नोटिसेस जाते। अभी क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया के ना रहते, ये जो इन्होंने पोस्टर तक जो एक ये बात पहुंचा दी, वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरी न्यायपालिका को, क्योंकि उसी पर जब प्रश्न उठा है कि वो निजता के अधिकार का हनन है, क्योंकि इस देश का जो कानून है, संविधान है, सभी के अधिकार की रक्षा करता है, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक हो। एक छोटा सा सवाल है, मन में जिज्ञासा पैदा हो रही है। बिल्कुल। जेब कतरे पकड़े जाते हैं, जहर खुरान पकड़े जाते हैं, उनको सजा नहीं मिलती है, लेकिन जीआरपी के थाने में जाइए तो उनकी फोटो लगी रहती है कि सावधान रहिए इनसे। मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, मलाक सिंह के केस में
इस तरह की भी कार्रवाई पे अदालत ने रोक लगाने की बात कही है, जिसमें हिस्ट्री शीटर्स की जो फोटोग्राफ्स हैं, सर जानते होंगे, सर ने अगर पढ़ा होगा, वो आदेश पुराना आदेश है कि वो आप उनको डिस्प्ले पे नहीं लगा सकते। डिस्प्ले पे देखिए उनकी फोटोग्राफ्स आती है जो फ्यूजिटिव होते हैं, जो आपकी पकड़ से बाहर होते हैं, जो वांटेड चल रहे हैं, जिनके खिलाफ 82-83 हो चुकी है, वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे सारे आरोपित चिन्हित थे। आपने उन चिन्हित लोगों की जो सूचना सार्वजनिक की, वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरी है। नाम पता, जी, नाम पता, एड्रेस। अब एक चीज बताइए, इतने गंभीर अपराधी जो है, बड़े माफिया जिनको डॉन कहा जाता है, जिनको लेके सरकारी अमला अभिरक्षा में जब चलता, कितनी बड़ी सुरक्षा लेके चलता, क्यों लेके चलता? जाने दीजिए उनको एक सिपाही के साथ अदालत में अपनी पैरवी के लिए। आप क्यों इतनी सुरक्षा देते कि कहीं उनके साथ कोई उनका विरोधी उन पे हमला ना कर दे? तो ये अधिकार अगर इतने बड़े आप अपराधी को दे रहे हैं, उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, तो उस दोषी का भी ध्यान रखिए जिसने कोई अन्य अपराध किया है। कैप्टन साहब, तो आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कभी कभी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरूरी नहीं कि आप लाठीचार्ज करें, सड़क पर डंडा भी पटकने लगते हैं। योगी सरकार, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, अनियंत्रित था, पोस्टर लगा करके अगर धमकी दे रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है। देखिए, संविधान सभी के लिए बना हुआ है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में, लेनिन साहब मुझसे सहमत होंगे, ये जो निजता का अधिकार है, हर व्यक्ति को उसकी अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। नहीं कैप्टन साहब, हम ये भी कह सकते हैं हमारी संपत्ति का नुकसान हुआ, हमारी निजता का अधिकार क्या हुआ? उसका तरीका है, उसी को मैं कह रहा हूं कि जो चीज इस ऑर्डिनेंस में अभी ले आए हैं 2020 में, जो ये अधिनियम आया है, उसमें प्रोसीजर दिया है कि रिकवरी ट्रिब्यूनल बनेगा। रिकवरी ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन होगा? रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होगा या डिस्ट्रिक्ट जज होगा? रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा, और वो लोग एसेस करेंगे, उसके बाद नोटिसेस भेजी जाएंगी। प्रोसीजर है। बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, काफी देर से मैंने आपको शांति से लिए रखा है कि जरा थोड़ा सा निकल करके कुछ है। प्रक्रियात्मक जो है, अध्यादेश बिल्कुल वाजिब है, होना चाहिए सख्त कानून, पकड़ने के लिए होना चाहिए, लेकिन प्रक्रियात्मक जो है, मैंने पहले भी आपसे सवाल उठाया था कि कुछ जल्दबाजी का मामला दिखाई दे रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। देखिए, अपने अपने तर्क हैं जी। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा एक ही तर्क है जी, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा जी, और उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था जी, और उत्तर प्रदेश में अमन चैन। उत्तर प्रदेश ने जो विकास की यात्रा प्रारंभ की है वो अवरुद्ध ना हो, वो आगे बढ़ती रहे जी। और मैं इतना जरूर कहूंगा, इस देश में जो लोग कश्मीर में छाती पीटते हैं आजादी के नाम पर जी, वो भी यही प्रपंच करते हैं जी। जो प्रपंची हैं, जिन्होंने नकाब ओढ़े हुए हैं अलग अलग ढंग के, उन नकाबों को उतारने का काम सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, और हम सरकार की प्रशंसा करेंगे कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अगर ऐसा नहीं होता, मैं आपको कह रहा हूं कि एक वैचारिक प्रतिबद्धता को छोड़ दो, जिनकी हमसे राजनीतिक हमारे साथ प्रतिबद्धता है, उनको छोड़ दो। पूरे देश भर में सामान्य लोगों ने अगर इसकी आलोचना की हो, पोस्टर लगाने की, तो मुझे बता दो, किसी ने आलोचना नहीं की। केवल आलोचना कौन कर रहा है? आलोचना नहीं, आलोचना कौन कर रहे हैं? जो उन नकाब वालों के साथ में नकाब ओढ़े हुए रहते हैं, जिनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। आप हाईकोर्ट को बीच में लाके मत खड़ा कीजिए। आप जब अभी तुलना कर रहे थे, मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया। मैं आपके रिप्लाई, मैं अपनी बात कहने आया हूं। आप कह रहे थे एक बड़ा अपराधी होता है, उसके साथ एक सिपाही क्यों नहीं भेज देते हैं? एक सिपाही क्यों नहीं भेजा जाता है, यह भी मुझे समझाना पड़ेगा क्या? एक सिपाही के साथ में एक बड़े अपराधी को इसलिए नहीं भेजा जाता है, जिससे कि हमने इस देश में सुना है कि अपराधी को जब लेके जा रहे थे तो उस पुलिसकर्मी की हत्या हुई और अपराधी को लेके भाग गए। इसलिए उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए नहीं चलती है, वो किसी और को आतंकित ना करे, यह जिम्मेदारी के लिए पुलिस की व्यवस्था होती है। और कोई एक राज्य में नहीं है, सभी राज्यों में, कि उस दोषी को, जो अपराधी है, अपराधी को सजा देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। ऐसा नहीं है। आप अपने ढंग से अपनी व्याख्या करके देखिए, इस देश में जो लोग हिंसा के एजेंडे पे काम करते थे, जिनका छिपा हुआ एजेंडा हिंसा रहा है, जिनका छिपा हुआ एजेंडा इस देश की आत्मा को
कुरेदना रहा हो, आत्मा का अपमान करना रहा हो, जी। जो राम सेतु के अस्तित्व को नकारते रहे हो, जो राम जन्मभूमि के अस्तित्व को बिल्कुल, नकारते रहे हो, बिल्कुल, जो बिल्कुल। लगातार भारत की संस्कृति को, भारतीयता को हमला करते रहो, वही लोग हैं, एक मुट्ठी भर लोग हैं जो आजादी के नाम पर ढकोसला करते हैं। वही लोग इस पोस्टर से आप पूरे लखनऊ में, बिल्कुल, बिल्कुल। लखनऊ की जनता क्यों नहीं सड़क पर उतरी? मैं चंद्रमोहन जी, इसलिए नहीं बिल्कुल, उतरी हाँ। आज, जी इसलिए सड़क पर नहीं हाँ, उतरी। बिल्कुल। लखनऊ की जनता ने इसको सराहा है कि इनके चेहरे से नकाब उतरे, लोग पहचान लें कि मेरी कॉलोनी में रहने वाला पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के कृत्य और कुकृत्य क्या है, इसको पहचान ले। आप कबीर का नाम बदनाम करोगे, अपनी आइडेंटिटी छिपाओगे, अलग अलग तरीके के नकाब लगा के। बिल्कुल, आप कहोगे हम टीचर हैं, आप कहोगे हम राजनीतिक, चंद्रमोहन जी, थोड़ा सा। हिंसा का स्थान कोई नहीं है आशुतोष जी। बिल्कुल ठीक है। प्रिंस लेनिन, सवाल बड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है 3 बेंचों की पीठ को दिया, निजता का अधिकार की बात की। जी, विश्लेषण इस पर सुप्रीम कोर्ट भी करेगी और समाज के और भी तत्व करेंगे, विद्वत्ता करेंगे, आप जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। समय कम है, 2 लाइनों में हम ये जानना चाहेंगे कि निजता के आधार पर इन ऐसे लोगों को जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि ये पोस्टर लगाए जाने योग्य, क्षतिपूर्ति वसूली किए जाने योग्य, दंडित किए जाने योग्य लोग हैं। नहीं, जो दंडित किए जाने लोग हैं उनको न्यायालय अवश्य दंडित करेगा। जी, उनके खिलाफ साक्ष्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। जी। मात्र आरोप के आधार पर किसी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है इस संविधान में। नहीं तो वीडियो, ये देश का वीडियो या तो फेसबुक उस पे चिन्हित होंगे ना, उसमें तो उसमें कोई गुरेज नहीं। किसको गुरेज है? जी, बिल्कुल। कि जो व्यक्ति वीडियो में आग लगाता दिख रहा है, जो व्यक्ति मारपीट करता दिख रहा है, उसको पत्थर फेंकता दिख रहा है, उसको उसके ऊपर आरोप साबित हो रहा है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जल्दबाजी में ऐसे व्यक्तियों के साथ और भी व्यक्तियों को डाला जाता है जिनके खिलाफ आरोप नहीं साबित होते हैं, साक्ष्य नहीं है, उनको उनके मतलब साथ निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि इस देश का जी, संविधान जी, कहता है कि ये किसी संविधान एक आपको निर्दोष मानते हैं वो। मैंने को आपको किसी आज एक तो निर्दोष कहा। को सजा नहीं होनी चाहिए। आशुतोष जी, हमारी पूर्ण आस्था बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर है। हम हर व्यक्ति के साथ हैं, हर भारतीय के साथ हैं। एक भी निर्दोष को सजा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और ना दे सकते हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दोषी चाहे किसी भी नकाब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सदन का सदस्य क्यों ना हो, हम उसको सजा देंगे। हमारी प्रतिबद्धता है सजा देना। जी, हम बिल्कुल। आरोपों से घबराने वाले नहीं हैं। हाँ। आरोप कितने भी खड़े कर लो। हमने कश्मीर में भी 370 समय कम है, हमने समय कम है, 370 बात आ गई हटाई आपकी। है। जी। हमने जो है 3 तलाक पर भी बिल लेके आए हैं। बिल्कुल, हम ये भी हम लाएंगे। हमारी प्रतिबद्धता भारत है, भारत माता की जय। हमारी कैप्टन प्रतिबद्धता साहब, आपसे बात शुरू की थी मैंने, अब इसका उपसंहार भी आपसे ही करना चाहेंगे। जी हाँ। 1 मिनट हमारे पास समय है, आधा मिनट। आशुतोष, देखिए ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है प्रदेश सरकार का। जी। सिर्फ ये है जो सरकार की प्रतिबद्धता है, हम सब लोग उससे प्रोटेक्टेड हैं। पूरा प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो सारे लोग उससे प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन प्रोसीजरल नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए। जो वकील साहब कह रहे थे वो एक लाइन में मैं कह दूं कि निश्चित रूप से जो दंगाई हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी न्यायपालिका में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और दिक्कत होती है, लंबा प्रोसेस है और कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल। उसको बचाने के लिए ये है, लेकिन इसमें आवश्यकता यही है कि रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बना करके बिल्कुल और दोषियों को पहचान करके प्रोसेस से, चाहे उसको फास्ट कोर्ट में ले जाकर के करें, करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार का भी यही कहना है और संविधान की भी यही मान्यता है, उसका संरक्षण भी यही है कि दोषी बचेंगे नहीं और निर्दोष को सजा नहीं होगी। सरकार खुद कह भी रही है कि ऐसा ही करेगी। कानून लेकर के आई है, त्रुटियां हो सकती हैं या संदेह हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र हमारा बहस के मंच के लिए सदैव खुला रहता है और उस बहस के मंच पर जब भी कोई चीज़ संविधान के अनुरूप नहीं लगती है तो सरकारें उसमें संशोधन भी करती हैं। जनता की सुरक्षा सरकार की पहली प्रतिबद्धता है। सरकार का कहना है, डॉक्टर चंद्रमोहन का कहना है, योगी सरकार का भी कहना है और यही जनता ने जिनको चुना है उनसे अपेक्षा भी है। आप लोग हमारी चर्चा में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सफर कैसा रहा अम्मा? बहुत बढ़िया। बिरजू बेटा, बहू कह रही थी इस बार अच्छी मजदूरी मिली है तुझे।